ये मैं बिहार में शेर पढ़ रहा हूं। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए, मुझे वो उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी का सदर बना दिया गया। 3 महीने तक मैं था। इसके बाद मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठा जो, क्योंकि वो कुर्सी बेसिकली मुख्यमंत्री की होती है, तो मैं बराबर में मैंने कुर्सी डाली, मैं उसी पे बैठता था। मुझसे मीडिया ने पूछा कि साहब आप उस कुर्सी पे काहे नहीं बैठते, तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे अलॉट की गई है। लेकिन मैंने सोचा कि इस कुर्सी ने 19.5 बरस में किसी मुख्यमंत्री का मुंह ही नहीं देखा। तो जिस उर्दू एकेडमी की कुर्सी पर 19 बरस तक मुख्यमंत्री खुद आके नहीं बैठा हो, वहां हम उर्दू के हालात ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इस कुर्सी पर यहां बैठता हूं। 3 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। मुझसे मीडिया ने भी पूछा कि साहब आपने इस्तीफा क्यों दे दिया। अम्मा मैंने कहा कौम ने बहुत दिन से इस्तीफा देखा ही नहीं था, खुशामद देख रही थी, तो मैंने दे दिया। मैंने कहा छोड़ो इसको जा। बहरहाल हमने ये सोचा कि कम से कम मेरी आवाज में या मेरी सोच में इतनी ईमानदारी रही होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसने गुजरात में टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, उसने मुझे दूसरे ही दिन अपने घर पर बुलाया दावत करने के लिए। लेकिन मैंने उनसे माजरत कर ली। मैंने कहा देखिए सर, ऐसा है कि किसी अच्छे मौके पे आपके यहाँ आएंगे तो उनका नहीं, कल आ जाइए आप, कल आप बैठेंगे, आपके साथ चाय पियेंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये मौसम ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो लोग भाग जाते हैं फौरन, इधर रिवाड़ और ये और वो। मैं बहुत दूर भागता हूं उससे। मैं सोचता हूं कि शहर के किसी चौराहे पे मेरा स्टेचू न लगाया जाए, बल्कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन ये सवाल उठे कि इस शख्स के स्टेचू शहर के चौराहों पे लगाए क्यों नहीं गए। तो अलग अलग तरह पे जीने का हक है। तो फिर ये हुआ कि साहब वो बिहार से कुछ पैसा मिल गया। इन जितने अवार्ड वाले हैं इनको सबको बिहार इलेक्शन वालों ने पैसा दे दिया। आप समझिए इलेक्शन से लेके आज तक, आज बोहनी होने जा रही है मेरी, तो न खुदा ही मिला, न इधर के रहे न उधर के रहे। आज अशफाक करीम साहब ने हमारी बोहनी कराई। आप यही सुनना चाहते थे ना, तो मेरी बोहनी कराई। खबर उड़ी साहब की बहुत पैसा मिल गया होगा, ये होगा, बिहार से खूब मिला, बिहार से खूब मिला। अच्छा, बिहार से मिला कि हमारी एक बेटिया बिहार में भी आई है, तो वहां से वो ले ही की आई, सब दे के मिला तो कुछ नहीं मुझे। तो ये सब बहरहाल है। तो एक मैं शेर सुनाऊंगा आपको। ये तमाम अहले इल्म जो बैठे हैं यहां से वहां तक, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और शेर ये है कि ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और इसमें शेर ये है कि ये हमारे जो बेटे जैसे, भतीजों जैसे, छोटे भाइयों जैसे बैठे हैं, इसमें शेर ये है कि ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ये भी मुमकिन है आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। तो जब बच्चों से मैं बात ही कर रहा हूं, एक हमारे दोस्त हुआ करते थे कि हाँ शेर घाटी में नहीं, शेर घाटी में नहीं, वो भदिया एक जगह है वहां, सुमेर खां। तो मेरे बड़े दोस्त, इंतकाल हो गया, अल्लाह गरीक रहमत करे, वहाँ हजरत वारिस अली शाह के बहुत बड़े आशिक, यानी 65 साल की उम्र में 11 बजे उनको याद आ जाते थे वो, तो ट्रक चला करके चले जाते थे, सवेरे पहुंच जाते थे। ये उनका इश्क था। तो अक्सर हम आते वहां तो उनके यहाँ ठहरते थे।
तो वो हमसे कहने, एक एक्सीडेंट हो गया था एक बच्चे की गाड़ी का, उसी सिलसिले में हम आए थे। तो वो हमसे कहने लगे, मुनव्वर भाई, एक लड़के का बाप, एक ट्रक का मालिक और एक घड़े की घड़ौची, आप लोगों ने, बच्चों ने तो घड़ौची देखी भी नहीं होगी, इस पर घड़े रखे जाते थे। तो कहने लगे, मुनव्वर भाई, एक ट्रक का मालिक, एक घड़े की घड़ौची और एक लड़के का बाप जिंदगी भर परेशान रहता है, लड़का रूठ न जाए, घड़ा टूट न जाए, ट्रक चोरी न हो जाए, मर जाता है, यही फिक्र लगी रहती है। अच्छा, ये बात मेरी समझ में आई, लेकिन उतनी समझ में नहीं आई। फिर धीमे धीमे मेरा बेटा बड़ा हो गया, 24-25 साल का हो गया। मैंने उसे कुछ डांटा वाटा किसी मामले में, फिर मैं आके नीचे लाइब्रेरी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो उतरे, उन्होंने यूं कार की चाबी फेंकी और कहने लगे, लीजिए, रख लीजिए, जब वो राजी हो जाएगा तो आप भी राजी हो जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। और ये कि मैं उनको रोकता रहा, गुजारिश करता रहा, मिन्नतें करता रहा, चाबी फेंकी और मोबाइल अपना ऑफ किया और निकल गए घर से। मैंने सोचा कि यार, मैंने तो ऐसा कभी गुनाह नहीं किया, तो मैं तो अपने तौर पे बड़ा शरीफ आदमी था, और कभी मतलब मेरे बाप ने, मैं 3 लड़कियों का बाप हो गया था तब तक उन्होंने मारा। आप यकीन करें, आप, मैंने कहा मैं 3 लड़कियों का बाप हो गया था तब तक मेरे बाप ने मुझे मारा। पता नहीं ये उनका आतंक था या मेरी सादतमंदी, लेकिन ये हकीकत। तो मैंने कहा, लेकिन ये अजीबोगरीब, ये कैसा जमाना आ गया। मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। मैं बार बार उसे फोन करता है, SMS करता है, लेकिन उसने उठाया नहीं। तो इसके बाद मैं बैठा अपना सोचता रहा, चीखता रहा। मैंने कहा, नहीं होगा नसीब मेरा, या मैंने ऐसी कोई अपने बुजुर्गों से, अपने घर वालों से, बड़ों से कोई बदकलामी की होगी। खैर थोड़ी देर बाद वो आया, मैं आके नीचे लाइब्रेरी में बैठा हुआ, तो वो आए पीछे से आकर के मुझसे लिपट गए और कहेंगे, पापा माफ कर दीजिए, सॉरी, हम थोड़ा सा टेंशन में थे, मुझे। मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, रूठना तुम्हारा हक है। हमें जब तुमको मनाते हैं हम, तो हमें अपनी जवानी याद आती है कि हमारे बाप भी हमको ऐसे मनाते थे। ये हमें बुरा नहीं लगता है, तुम रूठा करो, लेकिन सिर्फ तुमसे हम एक बाप की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, ये जितने बच्चे तुम, आप लोगों से भी, हमने सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूं, ये सिलसिला मुनक़ते मत किया करो, मोबाइल ऑफ मत कर दिया करो। ऐसा ना हो कि तुम 2-3 दिन मोबाइल ऑफ करके घूमते रहो और घर लौटो तो कहानी बदल चुकी हो, मुमकिन है हम न रह गए हों। तो तुम पूरी जिंदगी कितने ही बड़े आदमी हो जाओगे, लेकिन पूरी जिंदगी तुम अपने आप से शर्मिंदा रहोगे कि हम तो अपने बाप को आखिरी वक्त मिट्टी भी नहीं दे सके। तो मैंने एक गजल बनाया इसे, ये मैं सुनाना चाहता हूं। 2 शेर है उसके कि लौट कर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, लौट कर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना। लौट कर जैसे भी हो जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना। वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। और कुछ शेर में और जहां जहां से मैं सुना रहा हूं, मैं अर्थ कर रहा हूं, जो जहां जहां से याद आते हैं। एक मतलब ये है कि गिड़गिड़ाए नहीं, जैसे आजकल मुशायरों में है, ताली बजा दीजिए, दाद दे दीजिए, और मैं पहली बार आया हूं, आखिरी बार मर जाऊंगा, ये वो नथिंग। ये जिंदगी में ये काम ही नहीं किया। बल्कि मेरे उस्ताद हजरत वाली यासीन मरहूम कहते थे कि जब मुनव्वर हजारों के मजमे में ये कहता है कि आप दाद दें या ना दें, मुझे मालूम है कि मैं शायर बहुत अच्छा हूं, तो उसको हूट हो जाना चाहिए था, लेकिन लोग हंसते थे, दाद देते थे। तो मैं सोचता था कि ये शोहरतें सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, ये अल्लाह की देन होती है शायद। तो मतलब ये है कि गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी, गिड़गिड़ाए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी
तो खुदा से मांगी। आंख हाथ बांधे रहे, आंखों को झुकाए रखा। नहीं बेटा, बुरी बात है। हाँ, ये शायरी में हंसा नहीं जाता है, ये कोई नौटंकी नहीं है। ये आपको अफसोस होगा बाद में। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम तो सना से मांगी, दाद भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे, आंखों को झुकाए रखा। हाथ बांधे रहे, आंखों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। और शेर ये है कि तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना, तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। जिंदगी मांगी भी तुमने तो दवा से मांगी। तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। जिंदगी मांगी भी तुमने तो दवा से मांगी। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी, मैं इन बच्चों से मुखातिब हूं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? और ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी। ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी। सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा? सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा? और शेर इसमें यह है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, ये मैं बिहार में शेर पढ़ रहा हूं। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए, मुझे वो उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी का सदर बना दिया गया। 3 महीने तक मैं था। इसके बाद मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठा जो, क्योंकि वो कुर्सी बेसिकली मुख्यमंत्री की होती है। तो मैं बराबर में मैंने कुर्सी डाली, मैं उसी पे बैठता था। मुझसे मीडिया ने पूछा कि साहब आप उस कुर्सी पे काहे नहीं बैठते? तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे अलॉट की गई है। लेकिन मैंने सोचा कि इस कुर्सी ने 19.5 बरस में किसी मुख्यमंत्री का मुंह ही नहीं देखा। तो जिस उर्दू एकेडमी की कुर्सी पर 19 बरस तक मुख्यमंत्री खुद आके नहीं बैठा हो, वहां हम उर्दू के हालात ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इस कुर्सी पर यहां बैठता हूं। 3 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। मुझसे मीडिया ने भी पूछा कि साहब आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्मा मैंने कहा कौम ने बहुत दिन से इस्तीफा देखा ही नहीं था, खुशामद देख रही थी, तो मैंने दे दिया। मैंने कहा छोड़ो इसको, जहन्नम में जाए। तो दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं। या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं। या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और एक शेर मैं आज सबसे शेयर करना चाहता हूं, खासतौर से अशफाक करीम साहब से, कि साहब वो हमारे यहाँ रायबरेली में एक रज्जन बाबू चेयरमैन हुआ करते थे। उनकी किराने की दुकान थी, बाद में चेयरमैन हो गए। मैं 6-7 बरस का था, तो मुझे वहां भेजा जाता, जाके सामान लेके आओ। तो जब मैं सब सामान पैक करवा लेता था, तो मैं मुट्ठी मार के वो शक्कर रखी रहती थी बोरे में और भागता था।
मीठे का मुझे बड़ा शौक था, उनका नौकर दौड़ाता मुझे, तो कुछ तो शक्कर ऐसे गिर जाती थी भागने में, कुछ वो मारता था 2-4 थप्पड़, उसमें गिर जाती थी। बहरहाल जितनी मिल जाती थी मैं उतनी फांक लेता था, लेकिन उतनी कभी शक्कर नसीब नहीं हुई जितनी मार खाई। अब घर जाते तो पहले खबर पहुंच चुकी होती, तो अब अम्मा कहती हैं अच्छा तो अब बाकायदा साहबजादे चोरी भी करने लगे हैं बाजारों में। गरज की मैंने जिंदगी में कभी इतनी शक्कर नहीं खाई जितना नुकसान उठाया मैंने। इसे मैंने गजल बनाया है, देखें आप डॉक्टर साहब, देखें इस गजल को। हाँ, मतलब हम इसकी शायरी के साइंटिस्ट कहलाते हैं, डॉक्टर वॉक्टर नहीं होते। देखिएगा इसमें, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। वक्त का मुझे भी ख्याल रखना है।